अब तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं 10 का दम और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एटीएस उसे पूछताछ के लिए लेकर अभी अभी निकली है और सीमा हैदर से आज फिर से पूछताछ की जाएगी। एटीएस की टीम सीमा के पति सचिन और नेत्रपाल को भी अपने साथ लेकर गई है। आपको बता दें, पहले सीमा हैदर से कल 7 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। तो अब जो है एटीएस यहां पर सक्रिय हो गई है। कल से ही लगातार जो है सीमा हैदर और सचिन की पहले सुरक्षा बढ़ाई गई और उसके बाद किसी को भी मिलने से इनका मना कर दिया गया कि कोई भी बिना इजाजत के इन लोगों से मुलाकात नहीं करेगा। जानकारी ये भी मिली थी कि कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं घर में और मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। मोबाइल के जरिए जो चैट हुई थी दोनों की, उस बारे में भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी क्या बातचीत हुई। अब तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, कई लोग शंका जाहिर कर रहे थे कि आईएसआई की एजेंट हो सकती है सीमा हैदर, और इसी के चलते पहले पुलिसकर्मी तैनात किए गए, 2 शिफ्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई और अब लगातार पूछताछ चल रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, शक पहले से किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कई सवाल उठ रहे थे सीमा हैदर को लेकर, लेकिन अब एटीएस काफी सक्रिय नजर आ रही है। अभी अभी पूछताछ के लिए लेकर निकली है एटीएस। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, आज तड़के सुबह ही एटीएस पहुंची और उसके बाद जो है एटीएस ने तीनों को, सचिन, सीमा और सचिन के पिता नेत्रपाल, तीनों को दोबारा पूछताछ के लिए साथ ले गई है। और बताया जा रहा है कि आज भी बाकायदा इंटरोगेशन होगा, क्योंकि कल जो एटीएस जो कुछ भी जानना चाहती है वो तमाम चीजें अभी पूरी नहीं हुई है, लिहाजा वो क्रॉस वेरीफाई कर रही है। सबसे पहले कल एटीएस ने जो सीमा और सचिन ने अपने बयान दिए थे जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसकी कॉपी ली नोएडा पुलिस से। उन बयानों को और अपने जो क्वेश्चन ट्रेल उन्होंने तैयार की थी उस पर लगातार क्रॉस वेरीफाई करते रहे, क्वेश्चनिंग करते रहे। क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है लंबे वक्त तक, करीब 6 से 8 घंटे के करीब जो है ये पूरा इंटेरोगेशन हुआ। उसके बाद उनको बाकायदा घर एटीएस छोड़ के आई, रघुपुरा में जहाँ वो रह रहे थे, और आज सुबह दोबारा पहुंच गए। ऐसा माना जा रहा है इंटेरोगेशन अभी पूरी नहीं हुई और आज भी कई घंटों तक ये इंटेरोगेशन हो सकती है, पूछताछ की जा सकती है। तमाम एंगल हैं जिस पर जांच की जा रही है, जिस पर शक है, जिस पर सवाल लगातार सोशल मीडिया पे भी उठ रहे हैं। और जो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं, फिर चाहे वो एटीएस के हो या नोएडा पुलिस के हो, उन क्वेश्चनों को दोबारा क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो जब पहली बार काठमांडू पहुंची थी नेपाल अकेले 7 दिन के लिए, तब क्या वो अकेले पहुंची थी या उसके साथ कोई पहुंचा था, और सचिन उसके साथ 7 दिन रहा, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमा, क्या कोई गाइड कर रहा था। इसके अलावा जिस तरीके से उसके आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं, आइडेंटिटी कार्ड को भी पाकिस्तान हाई कमीशन भेजा गया है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, पाक मीडिया भी लगातार रिपोर्ट कर रहा है और उस रिपोर्ट में भी हम लोग देख रहे हैं कि तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके के सीमा ने यहाँ बयान दिए और वहाँ के बयान डिफर कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर एक पूरी ट्रेन क्वेश्चनेयर तैयार किया गया एटीएस से और क्रॉस वेरीफाई लगातार जारी है। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में एनडीए में शामिल हुए दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें कुल 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं। दिल्ली के अशोका होटल में शाम को 5 बजे ये बैठक होनी है और सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में यूपी में बीजेपी के तीनों सहयोगी दलों के प्रमुख शामिल होंगे। एसबीएसपी से ओम प्रकाश राजभर, अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी से संजय निषाद को मीटिंग में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। तो एनडीए में शामिल दलों की आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है, बैठक होने जा रही है। ये बड़ी बैठक मानी जा रही है जिसमें 38 पार्टियां शामिल होंगी। सुभाषपा, अपना दल, निषाद पार्टी, ये यूपी की कुछ पार्टियां जो सहयोगी दल की भूमिका निभा रही हैं एनडीए में, और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज दिखने वाला के
आगे बढ़ते हैं। 2024 के चुनावों के लिए महासंग्राम के बीच बीजेपी और कांग्रेस की मोर्चेबंदी हो रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने दलबल के साथ आमने सामने हैं और अपनी अपनी जीत के लिए मीटिंग और मंथन कर रही है। लेकिन चुनावी तैयारी में बीजेपी विपक्ष पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे छोटे दलों के साथ सुपर 38 का समीकरण सेट कर लिया है। टीम उत्तर प्रदेश और बिहार को समझे तो यूपी में राजभर के साथ गठबंधन हो चुका है। दूसरी तरफ भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी गठबंधन की। और आज होने वाली एनडीए की बैठक पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से जीत हासिल करने को लेकर चर्चा होगी। यूपी में इस बार सभी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। जीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। सर, आज एनडीए की बैठक है, प्रधानमंत्री उस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। क्या कुछ एजेंडा रहेगा आज की बैठक का? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की बैठक पिछले बार भी होती है, हमेशा जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले होता है। मैं धन्यवाद दूंगा। और उस बैठक में ही मतलब है कि नेतृत्व मोदी जी कर सकते हैं। पिछड़ों के नेता, निषादों के नेता, मछुआरों के नेता, उपेक्षित समुदाय, दलित, आदिवासी जितने भी हैं, शोषित वंचित हैं, सबके नेता मोदी जी हैं और केंद्र का नेतृत्व ही कर सकते हैं, क्योंकि वो बिना भेदभाव के, बिना किसी सोच के वो सभी जन कल्याणकारी नीतियां बनाते हैं और लोगों को धरातल। देखिए, बड़ी पार्टी है और बड़ा दिल है, बड़े भाई होते हैं और सीटों की चर्चा सिस्टम से होती है, अलग से बात करते हैं कहाँ जाए। आज हम लोग जीत की चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी रणनीति बने कि हम लोग पूरे अधिक से अधिक सीटों पर जीतें और जनता के लिए हम फिर से विश्वास हासिल कर सकें कि जनता का जो काम किया था, विकास, जन कल्याणकारी, गरीब कल्याण की जो नीतियां थी, वो धरातल पर हम कैसे पहुंचाएं और किस तरीके से हम लोग जो वादा किए थे उसमें हम कितना सफल हुए और उसे हम जनता को बताएं और फिर से जीत सुनिश्चित करके फिर सत्ता में आए और फिर समाज की, जनता की सेवा राजनीतिक रूप से हम लोग उनके विकास के लिए कर सकें। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अपना दल एस, आपकी निषाद पार्टी और आपके पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो आपको अब किस तरह की, उत्तर प्रदेश की अगर 80 सीटों की बात करें तो किस तरह से आपको रोड मैप दिखता है? अब जीत पहले भी, अब भैया नहीं थे तब भी हम लोग जीते थे 2019-2022। भैया आ गए तो अब आसानी से जीतेंगे, उनका स्वागत है। क्योंकि उनका भी वोट हमारे साथ था, अब नेता भी हमारे साथ है, तो जो कुछ थोड़ा वोट है वो भी हमारे पास आएगा तो हमारे जीतने में और आसानी होगी और उनके भी समुदाय के लिए सेवा करने की भी हमको लगेगा कि नहीं। तो जब हमारा समाज भी था तो नेता भी आ गया है तो और अच्छा है। और हमको लगता है कि सभी जितने भी और जातियों के नेतृत्व करने वाले नेता हैं, समय आने पर, जैसे हम 2022 में देखे जब हम चुनाव आया था तो बिना लोकल गठबंधन हमने 16 और पार्टियां छोटी छोटी थी, जो छोटे और उपेक्षित समुदाय के नेता थे वो भी पार्टी बना रखे थे, उनको भी साथ में लिया गया था। उधर मिशन 2024 को फतेह करने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक आज होने जा रही है। दूसरे दिन भी ये जारी रहेगी बैठक और इस बैठक में यूपी से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अपना दल के नेता कृष्णा पटेल भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस विपक्षी दलों की इस बैठक की अगुवाई कर रही है। आगरा में यमुना खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर चली गई है। मेहताब बाग के व्यू पॉइंट को बंद कर दिया गया है। दशहरा घाट, पोइया घाट और कैलाश महादेव के मंदिर में यमुना का पानी भर गया है। बाढ़ के चलते 6 गांवों का संपर्क टूटा है। आगरा के कैलाश महादेव मंदिर में भर गया है पानी और कैलाश मेला स्थगित किया जा चुका है। कैलाश महादेव मंदिर परिसर में यमुना का विकराल रूप नजर आ रहा है। आगरा में यमुना का पानी तबाही मचा रहा है और खतरे के निशान से 3.5 फुट ऊपर है यमुना। कैलाश घाट से पानी यमुना का होता हुआ गर्भगृह में प्रवेश कर गया है कैलाश महादेव के मंदिर में। यानी कह सकते हैं कि यमुना मैया ने कैलाश महादेव का अभिषेक किया है। 45 साल से ज्यादा हो गए हैं इस तरह की बाढ़ आई थी और इस बार जब बाढ़ आई है ऐसे में भक्तों का, आप देखिए भक्ति का शिखर देखिए कि घुटने से ऊपर पानी है, उसके बावजूद भक्त भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय की लगातार यहाँ गूंज हो रही है। तो ये यमुना का विकराल स्वरूप है लेकिन भक्ति का शिखर है। प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के द्वारा डीएम जगह जगह दौरा कर रहे हैं, साथ ही राहत कैंप बनाए गए हैं, एसडीआरएफ भी तैनात है।
लेकिन इस बार यमुना तबाही मचा रही है। कई गांवों का संपर्क कट गया है। खासतौर से इस कैलाश घाट के आगे यमुना का स्वरूप विकराल हो चुका है और पानी रास्ते में भी भरा हुआ है, तो स्थिति विकट है। लेकिन इसके बावजूद भक्ति की लहरें भी यमुना की लहरों की तरह हिलोरे मार रही हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। दिल्ली के राजघाट पर अब जलस्तर कम होने लगा है। एनडीएमसी ने पानी को बाहर निकालने के लिए 8 से 9 यहाँ पर पानी के मोटर लगा दिए हैं, जो कि 24 घंटे काम कर रहे हैं। यमुना का जलस्तर अब फिलहाल स्थिर बना हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा राजघाट का मैं आपको फिलहाल अभी ये पूरा जलमग्न जो एरिया था उसको दिखाना चाहूंगा। लेकिन आप देखिए, पहले राजघाट जहां लिखा हुआ है वो फिलहाल पानी का जो जलस्तर था वो ज्यादा था, जिसकी वजह से फिलहाल नहीं दिख रहा था। लेकिन चूंकि अब इस पूरे मामले में एनडीएमसी की तरफ से मोर्चा संभाला गया है और साफ तौर से 8 से 9 पंप लगाए गए हैं और लगातार ये पंप फिलहाल पानी निकालने का जो काम है वो कर रहे हैं। पूरी रात ये पंप यहाँ पर चलता रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी का जो जलस्तर है वो फिलहाल अब कम हुआ है। 2 से 2.5 फुट पानी फिलहाल अब कम हो गया है। आप देखिए, ये निशान बना है रात से और अब पानी का स्तर फिलहाल इस निशान से यहाँ पहुंच चुका है। यानी कि अब ये माना जा सकता है कि फिलहाल जो पानी निकालने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और न केवल राजघाट बल्कि इससे सटे हुए आसपास जितने घाट हैं, यानी कि समता घाट और गांधी म्यूजियम, इन तमाम इलाकों में पानी निकालने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल पूरी रात चल रही है। ये माना जा सकता है कि ये पंप लगातार अगर ऐसे चलते रहे तो 2 से 3 दिन के भीतर फिलहाल यहाँ के जो पानी यहाँ पर पूरा इलाका आपको जलमग्न दिख रहा है वो फिलहाल कम हो जाए। बहुत ज्यादा है, देखना होगा फिलहाल इस पूरे मामले में कब तक राजघाट पर जलमग्न इस एरिया को साफ किया जाए। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।